हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमराज लर्निंग। इस वीडियो में हम यूपीएससी CDS 1 2020 में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। रिसेंटली डिफेंस से रिलेटेड 2 नोटिफिकेशन आया है। जो पहला नोटिफिकेशन है वो हमारा एनडीए से रिलेटेड है, सेकंड हमारा एफकेट से रिलेटेड है। एनडीए जो कि बेसिकली 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्लास 12th लेवल का, और जो हमारा एफकेट है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है या एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो दैट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन रीड द क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है या जो भी आप उसमें सर्च करना चाहें, आप पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, वो इनमें से किस जगह हुआ था? क्या वो अहमदाबाद में हुआ था, या वो कलकत्ता में हुआ था, या वो लाहौर में हुआ था, या वो लखनऊ में हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज सी, लाहौर। जो ये पूर्ण स्वराज की डिमांड वाली जो अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की, ये लाहौर सेशन में हुई थी, जो कि 31 दिसंबर 1929 को हेल्ड की गई थी अंडर द प्रेसिडेंशियल शिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जो अपना लखनऊ में जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1917 में, आपको पता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वापस से मिल गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिसमें जो औरतों के लिए सीट है वो रिजर्व कर दी गई थी इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ डिफरेंट communities? So here the correct answer is D, under the Government of India Act 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके तहत जो सीट है औरतों के लिए लेजिस्लेचर में रिजर्व कर दी गई थी इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। औरतों को जो सबसे पहला जो अधिकार दिया गया था वोटिंग का, वो मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। आज के टाइम जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जो अंडर द 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आता है, इसमें 33% जो सीट है औरतों की उसको रिजर्व करने की बात की गई है। कहाँ पर? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीडर कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे 1931 में, उसमें उन्होंने क्या डिमांड रखा था? क्या वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करते थे, या वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग किया करते थे? किसके लिए? अनटचेबल्स के लिए। क्या वो माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व्ड सीट की बात किया करते थे, या फिर वो यूनिटरी स्टेट इन इंडिया की बात किया करते थे? सो द करेक्ट आंसर इज बी। उन्होंने जो डिमांड रखी थी, उन्होंने ये रखी थी कि जो भी अनटचेबल्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है उसके फाउंडर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? तो वो कौन थे? वो हमारे अविनाद्रनाथ टैगोर थे। वो हमारे अविंद्रनाथ टैगोर थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन बंगाल। तो इस के जो पहले रेसिपिएंट थे, जो पहले अवॉर्डी थे, वो थे हमारे नंदलाल बोस। जो नंदलाल बोस थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें अवॉर्ड मिला था। कहाँ से? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी तुर्काने चहलगानी है, इसको फाइनली तोड़ने और इसको डिस्ट्रॉय करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्काने चहलगानी? तो करेक्ट आंसर इज बी, बालबन। बालबन वॉज द सुल्तान हु वॉज
रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कान चहलगामी। तो जो तुर्कान चहलगामी है उसके फाउंडर कौन थे? इल्तुतमिश थे। और उसका डिस्ट्रॉय कौन था? बालबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा ऐसा मंगोल लीडर था जो कि इंडस को क्रॉस नहीं किया था और वो इंडिया पे अटैक नहीं कर पाया था? हु एमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर डिड नॉट क्रॉस इंडस, जो कि इंडस को क्रॉस नहीं किया और जिसने इंडिया पे अटैक नहीं कर पाया था? क्या वो चंगेज़ खान था, या वो तैर बहादुर था, या वो अब्दुल्ला था, या वो कुतलुग ख्वाजा था? So correct answer is Genghis Khan. Genghis Khan was the ruler who did not cross the Indus to attack India. अपना जो मुगल डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर था, उसका जो फर्स्ट पर्सन था बाबर, ही वॉज रिलेटेड विद द चंगेज़ खान। वो चंगेज़ खान से रिलेट करता है ऑन द मदर साइड। ही वॉज रिलेटेड विद द चंगेज़ खान थ्रू मैट्रियार्कल साइड। तो अपनी मदर की तरफ से वो चंगेज़ खान से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एड्रियाटिक सी है उसके ईस्टर्न शोर पे एक कोल्ड एंड ड्राई विंड बहती है माउंटेन की तरफ से, तो उस विंड का नाम क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज बोरा। बोरा इज अ कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन in the region of eastern shore of Adriatic Sea। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली विकिपीडिया से लिया गया है। ये आप यहाँ पे एड्रियाटिक सी देख सकते हैं, यहाँ पे आप एड्रियाटिक सी देख सकते हैं। तो ये एड्रियाटिक सी है जो इसके ईस्टर्न शोर पे ये बोरा जो है ये बहती है। ये जो बोरा विंड है, कोल्ड एंड ड्राई विंड है, ये बहती है। ठीक है, जो अपना माउंटेन है, अगर आप इधर देखेंगे इधर माउंटेन है, यहाँ से ये बोरा विंड बहती है, कोल्ड एंड ड्राई विंड होती है। अब इसके चारों तरफ इटली है, आपकी क्रोशिया है, अल्बेनिया है, यहाँ सर्बिया है। ये जो रीजन है ये कैसा रीजन है? कोल्ड रीजन है। ओके, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यूपीएससी बेसिकली एक या दो जरूर डेफिनेटली मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी निशी ट्राइब है, ये जो निशी ट्राइब है ये बेसिकली हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलती है? क्या वो अंडमान निकोबार में मिलती है, या वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, या नीलगिरी केरला की तरफ मिलती है, या वो कश्मीर वैली में मिलती है? या जो निशी ट्राइब है जनजाति वो कहाँ पाई जाती हैं बेसिकली? सो द करेक्ट आंसर इज बी। वो कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। निशी ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, इस वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा स्टेट है या ऐसा कौन सा स्टेट का टूरिज़्म है जो कि अपने अपने टूरिज़्म को इस टैगलाइन के साथ डिस्क्राइब करता है, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि डिस्क्राइब करता है वन स्टेट मैनी वर्ल्ड? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने टूरिज़्म को डिस्क्राइब करता है वन स्टेट एंड मैनी वर्ल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो जो कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या जो लोगों की संख्या है उसको क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज साइकोलॉजिकल डेंसिटी। साइकोलॉजिकल जो डेंसिटी होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ द पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ अरेबल लैंड। एक अरेबल लैंड पे कितने लोग एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में क्या करते हैं? रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि गंगा को ज्वाइन करती है? तो इसमें ऐसी कौन सी रिवर है जो कि गंगा को ज्वाइन करती है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 ऐसी रिवर है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सोन। सोन इज द रिवर विच ज्वाइन द गंगा रिवर डायरेक्टली। कहाँ पे? ऑन द राइट हैंड साइड।
तो सोन जो है गंगा के राइट हैंड साइड पे ज्वाइन करती है और ये बेसिकली कहाँ से निकलती है, अमरकंटका प्लेटू, जहाँ से अपनी नर्मदा रिवर भी निकलती है। बेसिकली ये जो बाकी तीन है, चंबल, बेतवा, केन, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी फार्मिंग है जो कि एक कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? इसमें से कौन सा कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है? क्या वो डेयरी फार्मिंग है, या वो ग्रेन फार्मिंग है, या वो लाइफ स्टॉक रेंचिंग है, या वो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसा एग्रीकल्चर जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो बाकी देखिए, डेयरी फार्मिंग, ग्रेन फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रेंचिंग, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। बट जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो बेसिकली की जाती है किसके लिए? वो बेसिकली की जाती है सर्वाइवल के लिए, कि जो फैमिली नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए की जाती है, इंस्टेड ऑफ द कमर्शियली फॉर द बेनिफिशियल पर्पज़। तो बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए नहीं की जाती है, इट इज़ फॉर द सर्वाइवल पर्पज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा ऐसा लैंड है, इसमें से कौन सा ऐसा लैंड है जो कि लैंड यूज कैटेगरी में नहीं आता है? ऐसा कौन सा है जो कि भूमि उपयोग वर्ग में नहीं आता है? सो द करेक्ट आंसर इज मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड वो लैंड होता है जो कि, आप अगर डेजर्ट देखे होंगे तो डेजर्ट के आसपास में थोड़ा सा जो लैंड होता है जो कि बेसिकली वेरी लेस वेजिटेटिव के लिए होता है, जो कि वेजिटेशन को बहुत कम सपोर्ट करता है, या फिर जीरो वेजिटेशन एरिया होता है, तो ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वो मनरेगा का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज ए। मनरेगा का जो ऑप्शन है उसमें बाकी तीनों तो सही है, बट ए ऑप्शन गलत है। क्यों? हमें 100 डेज जॉब तो मिलती है, बट इट इज़ नॉट फॉर स्किल्ड लेबर, इट इज़ बेसिकली फॉर अनस्किल्ड लेबर, प्रोवाइडिंग अप टू 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन द फाइनेंशियल ईयर। रिसेंटली ये 100 डेज को भी बढ़ाने की बात चल रही है कि 100 डेज से बढ़ा के 200 डेज कर दिया जाए, बट जो मनरेगा जॉब होती है दैट इज़ नॉट फॉर द स्किल्ड लेबर, इट इज़ फॉर द अनस्किल्ड लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पंचायत की फंक्शनिंग से रिलेटेड नहीं है, या फिर फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत से रिलेटेड गलत है? सो द करेक्ट आंसर इज बी। इसमें जो ये एज दिया है 25 ईयर्स, ये गलत है। इसमें कोई भी पर्सन है वो एलिजिबल हो सकता है मेंबर ऑफ द पंचायत व्हेन ही अटेंडेड द एज ऑफ 21 ईयर। जब कोई 21 साल का हो जाए तो वो एलिजिबल हो जाता है क्या? पंचायत के मेंबरशिप लेने के लिए या मेंबर बनने के लिए। 25 ईयर्स होता है वो हमारे लोकसभा के लिए होता है, कि अगर आपकी एज 25 ईयर है तब आप अटेंड करते हो क्या करने के लिए? लोकसभा की मेंबरशिप को लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले लॉन्च की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के तहत विलेज को ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड से कनेक्ट करने की बात कही गई है। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है बेसिकली 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना ये 2011 की योजना है। ये बाकी ये दोनों इस योजना 2014 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है एमपी लैड स्कीम के बारे में? जो एमपी लैड स्कीम है उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एमपी लैड स्कीम ये बेसिकली 1993 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव यही था कि एमपी एक पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा आता है उसको एमपी
उसको रेगुलेट करे, उस एरिया की डेवलपमेंट का एमपी ध्यान रखे या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, इस कोई भी स्कीम है उस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है उसको देखने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एनुअली 5 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड करती है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उसको वो सैंक्शन या एग्जीक्यूट या जो भी कंप्लीट वर्क है अंडर स्कीम उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सौभाग्य स्कीम है जिसे 2017 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उस स्कीम का मेन मोटिव क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ए, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। सौभाग्य होता क्या है? बेसिकली इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों के लिए ये स्कीम वर्क करती है। और जब ये लॉन्च की गई थी इसका मेन मोटिव यही था कि लगभग 3 करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा बेसल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन इनमें से किसके लिए, बेसल कन्वेंशन इनमें से किसको प्रोटेक्शन की बात करता है? क्या वो हजार्डस वेस्ट या वो पीओपी, मरकरी, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, इनमें से किसका उसका एम क्या है? जो ह्यूमन हेल्थ है उसको प्रोटेक्शन के लिए उसका एम क्या है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, हजार्डस वेस्ट। बेसल कन्वेंशन का मेन एम होता है कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। बेसल एक स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, उसी के नाम से इस कन्वेंशन का नाम पड़ा है। अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में भी देखें तो एक बेसल नॉर्म होता है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन में लगता है। बेसल का जो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट डज़ नॉट कवर द रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को कवर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडिया में जो फीमेल माइग्रेशन है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? क्या वो एम्प्लॉयमेंट है या वो एजुकेशन है या मैरिज है या वो बिजनेस है? सो द करेक्ट आंसर इज मैरिज। इंडिया में जो माइग्रेशन होता है फीमेल पर्सन्स का उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो रेपो रेट को सही नहीं एक्सप्लेन करता है या रेपो रेट के बारे में सही नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज सी। जो सी स्टेटमेंट है वो रेपो रेट को के लिए सही नहीं है। रेपो रेट बेसिकली एक शॉर्ट टर्म रेट होता है जिसपे जो अपनी सेंट्रल बैंक है वो ओवरनाइट लोन प्रोवाइड करती है, किसको? कमर्शियल बैंक को। और इस लोन के अगेंस्ट में जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट इज बेसिकली फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRR या कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो CRR बेसिकली होता है द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट अ बैंक हैव टू होल्ड एज ए बैलेंस विथ RBI। तो अंडर CRR जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है कमर्शियल बैंक का, वो डिपॉजिट करवाता है किसके पास? RBI के पास, जिससे RBI क्या कर सकता है? RBI कंट्रोल कर सकता है मार्केट में लिक्विडिटी को, कि अगर कभी इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, पैसा बढ़ाना है या लिक्विडिटी ईज है या लिक्विडिटी टाइट है, तो RBI इसको किस तरीके से कर सकता है? कैश रिजर्व रेशियो CRR को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, जिससे मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है लिक्विडिटी के वो बढ़ जाए या कम हो जाए। तो फॉर दैट RBI यूजेज कैश रिजर्व रेशियो। इन कैश रिजर्व रेशियो RBI अपने पास इसलिए भी रखता है कि इन केस अगर बैंक को कभी पैसे की शॉर्टेज होता है तो RBI
कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर सके, बैंक को प्रोवाइड कर सके। एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पैसा होता है या जो भी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज होती है वो बैंक खुद ही होल्ड करता है। वो पैसा बैंक अपने पास ही डिपॉजिट करता है, वो RBI के पास नहीं डिपॉजिट करता है कि अगर कभी करेंसी की शॉर्टेज हो जाए तो उस केस में क्या बैंक क्या कर सके, SLR का इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड ऑफ फीफा फुटबॉल जीता था 2019 में? सो द करेक्ट आंसर इज सी, लियोनेल मेसी, जो कि एक अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और कैप्टन भी हैं। ही वॉन द बेस्ट मेन्स प्लेयर अवार्ड ऑफ फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019। आपको पता ही होगा जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, वो रशिया में हुआ था और उसको फ्रांस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में ऐसी कौन सी ट्रैवल फर्म या ट्रैवल जायंट है जिसने अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया था, जिसने अपने आप को दिवाला घोषित कर दिया था? सो द करेक्ट आंसर इज डी, थॉमस कुक। थॉमस कुक एक ये ब्रिटिश ट्रैवल जायंट कंपनी है, ठीक है। इसने अपने आप को सितंबर 2019 में बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटा थनबर्ग, ये एक टीनेजर हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। ये बेसिकली किस कंट्री की हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ए, स्वीडन। ग्रेटा थनबर्ग एक एक्टिव टीनेज्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कि 17 ईयर्स की हैं और ये बेसिकली स्वीडन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिसेंटली उसने इनमें से किसी एक बैंक के ऊपर 6 मंथ की लिमिटेशन लगा दी है विड्रॉल ऑफ अमाउंट की। अपने अकाउंट से आप पर्टिकुलर अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक आप किसी इस बैंक से आप पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें से वो कौन सा ऐसा बैंक है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के जो कस्टमर हैं उनको एक लिमिटेशन सेट कर दी है कि 6 महीने तक आप इस अपने अकाउंट से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही निकाल सकते हो। जो एक कोऑपरेटिव बैंक होता है बेसिकली इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। इसलिए ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, लॉस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन को रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अब इनमें से कौन सा ऐसी पर्सनालिटी है जिसे सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? सो द करेक्ट आंसर इज बी, देविका रानी। देविका रानी was the first person who was awarded the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में और बेसिकली ये दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के में जो भी पर्सनालिटी का कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन सिनेमा के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन को दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फेमस मुगल पेंटिंग थी जिसमें जहांगीर ने एम्बेरस कर रखा है, गले लगा रखा है शाह अब्बास को, ये पेंटिंग किस मुगल पेंटर के द्वारा बनाई गई है? सो द करेक्ट आंसर इज अबुल हसन। अबुल हसन जो कि जहांगीर के कोटियर थे, एक पेंटर थे जो कि जहांगीर के एक
कोटियर पेंटर थे जो कि जहांगीर के लिए कई सारी पेंटिंगें बनाए थे। एक्चुअली जो जहांगीर का टाइम था वो मुग़ल एरा का बेस्ट टाइम था फॉर द पेंटिंग। रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुग़ल एरा में जो पेंटिंग थी वो सबसे ज़्यादा फ्लरिस्ट किस किंग के अंडर हुई थी, तो आंसर क्या था, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुग़ल मनसबदार थे उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो जट हुआ करते थे या जाट हुआ करते थे वो एक रैंक हुआ करता था जो कि इंडिकेट करता था मनसबदार की पोजीशन। जो हायरार्की थी उसमें मनसबदार की पोजीशन और इसकी सैलरी को इंडिकेट किया करता था। जो जट रैंक हुआ करता था, जो सवार रैंक हुआ करता था वो इंडिकेट करता था कि कितने हॉर्समैन एंड मनसबदार, ठीक है, रिक्वायर्ड होते हैं या मेंटेन किए जाते हैं, किसके लिए, सवार रैंक पाने के लिए। 17वीं सेंचुरी में जो मनसबदार होते थे उन्हें कम से कम 1000 या एवब सवार रैंक, ठीक है, अगर वो 1000 या एवब सवार रैंक होल्ड करते थे तो वो नोबल्स कहलाते थे या उमरा कहलाते थे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। इसमें 1000 नहीं 5000 होता था। अगर आपको उमरा या नोबल्स बनना है तो कम से कम आपके अंडर कितने मनसबदार होने चाहिए, 5000 मनसबदार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा रूलर था जो कि अपनी मदर के नाम से जाना जाता है या जिसका जो नाम था वो मदर के नेम से डिराइव होता था। सो द करेक्ट आंसर इज सतावना। जो सतावना डायनेस्टी थी उसमें जो भी किंग होते थे उनका जो नाम होता था वो मदर के नेम से डिराइव होता था। सतावना के जो फाउंडर थे वो सिमुका हुआ करते थे और ये 2nd सेंचुरी में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये डायनेस्टी बेसिकली जो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है वहाँ पर रूल किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पंचतंत्रा है पंचतंत्रा है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट उस पंचतंत्रा के लिए सही बैठता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। पंचतंत्रा एक स्टोरी बुक है जिसमें अलग अलग स्टोरी, अलग अलग एनिमल्स के बारे में उनके ऊपर स्टोरी लिखी गई है। इसको लिखा किसने, विष्णु शर्मा ने। इस बुक में बेसिकली हमें बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Okay friends, thanks for watching. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the notification of more such educational video, and do check the links of the defense examinations for the FCAT and NDA. Thank you very much.